हेलो दोस्तों। आज हम भारतीय भूगोल के एक ऐसे रीढ़ की हड्डी वाले चैप्टर में कदम रख रहे हैं जिसके बिना देश के विकास की कल्पना भी अधूरी है। भारत के उद्योग, इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये हम पढ़ने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। औद्योगिक प्रदेशों का परिचय वर्गीकरण, पहला जो अपना पहली हेडिंग है वो ये है। ठीक है, तो अपने पास क्या है कि भाई ऐसा तो है नहीं कि सारी चीजें हम रट लेंगे, है ना, ऐसा तो हो भी नहीं सकता। तो और ना आपसे ये पूछेगा कि कौन सी फैक्ट्री कहाँ पे है, राजस्थान के अंदर पूछा जाता है ना। इंडिया में इस लेवल पे क्वेश्चन नहीं आते कि कौन सी फैक्ट्री कहाँ पे जो फेमस है या फिर कोई पहली है, वो सारे आपसे पूछे जाते हैं, है ना। तो हम देखते हैं क्या होता है औद्योगिक स्थानीयकरण के कारक। मतलब कोई भी उद्योग कहीं पे यदि आप लगा रहे हो तो उसका रीजन क्या है कि वो वहीं पर लगा रहा है ना। कि जैसे आपका कोई उद्योग है, जैसे कोलकाता में कोई उद्योग लगा दिया आपने, तो कोलकाता में ही क्यों लगाया, वो आपने जयपुर में क्यों नहीं लगाया, है ना। तो उसको बोलते हैं औद्योगिक स्थानीयकरण। ठीक है, तो इसके कई महत्वपूर्ण भौगोलिक और आर्थिक कारक प्रभावित करते हैं इस चीज को कि आप जो उद्योगों का स्थानीयकरण है वो कहाँ पे कर रहे हो, है ना। सबसे पहली जो चीज है वो है कच्चा माल। मतलब वहां पे यदि कच्चा माल बहुत आसानी से उपलब्ध होगा तो उसके आसपास ही, जैसे जहां पे कोयला होगा उसके आसपास आपको इसके स्टील के प्लांट्स मिलेंगे। ठीक है, या फिर हमने देखा था अभी कल कि जहां पे कोयला होगा तो वहां पे थर्मल पावर प्लांट्स होंगे, उसके नजदीक ही बनाए जाएंगे। ठीक है, फिर ऊर्जा का स्रोत, क्या वहां पर एनर्जी सोर्स है ना। थर्मल पावर प्लांट हो या फिर आपका जल विद्युत वाला हो या फिर सोलर वाला, जो भी हो, आपके पास एनर्जी का सोर्स कितना नजदीक है। आपने जो प्रोडक्ट बना लिया उसको बेचने भी जाओगे, है ना। तो जो माल बन गया है उसको किस बाजार में बेचोगे, वो बाजार आपके कितना नजदीक है, उस चीज का भी फर्क पड़ता है। फिर बाजार तक ले जाने के लिए जो परिवहन है उसकी सुविधा कैसी है ना। आपके सड़कें कैसी है बाजार को और उस इंडस्ट्री को जोड़ने के लिए, उसका फर्क पड़ेगा। और लेबर जो है वो कैसी है ना। आपके अब ऐसा तो है नहीं कि जहाँ पे सस्ती लेबर मिल रही हो वहीं पे जाके आप वो लगाओगे। भाई सस्ती के साथ वो स्किल्ड भी होनी चाहिए ना, स्किल्ड लेबर होनी चाहिए, है ना। कौशल विकास योजना वगैरह भी चल रही थी, है ना। तो मतलब कौशल वाले, कुशल श्रमिक होने चाहिए, है ना। और सबसे ज्यादा तो भाई सरकारी नीतियां, कि आप जैसे ऐसे बोल दो कि भाई ये वाला काम कर रहे हो इसके लिए तो आपको लाइसेंस चाहिए और लाइसेंस की प्रोसेस बहुत ज्यादा टफ है, तो कोई कैसे ही वो चीज कर पाएगा। लेकिन उसी को यदि बहुत ज्यादा इजी बना दिया जाए, है ना, सिंगल विंडो सिस्टम वगैरह और ऐसी जो चीजें हैं जो कि गवर्नमेंट करने के प्रयास करती है कि एक ही विंडो पर जाओ, आपको सारे जो भी चीजें हैं इंडस्ट्री स्थापित करने के लिए वो सारी मिल जाएगी, है ना। तो इन कारकों के संतुलित संयोजन से ही किसी क्षेत्र में औद्योगिक संकेंद्रीकरण होता है, कंसंट्रेशन जो है वो होता है। ठीक है, अच्छा, त्रिस्तरीय औद्योगिक वर्गीकरण। भारत के जो उद्योग हैं उनको हम तीन भागों में बांट सकते हैं, है ना। वो है 8 प्रमुख औद्योगिक प्रदेश, है ना, जो कि हमारे देश के इकोनॉमिकल इंजन है। ठीक है, आर्थिक इंजन उनको बोल सकते हैं। फिर है अपने 13 लघु औद्योगिक प्रदेश, जो माइनर इंडस्ट्रियल रीजन्स जो हैं वो 13 हैं, है ना, थोड़े छोटे स्तर पर है वो। फिर है अपने 15 ऐसे जिले हैं जिनको हम औद्योगिक जिले बोल सकते हैं, है ना। तो एग्जामिनर आपसे पूछता है कि किसी क्षेत्र को प्रमुख औद्योगिक प्रदेश घोषित करने का पैमाना क्या है ना। कोई जैसे मान लो पूछ लो कि भाई किसी क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कैसे बोलेंगे, है ना। तो भाई वहां पे क्या होना चाहिए, आपके कच्चे माल की उपलब्धता हो वहां पे, है ना, औद्योगिक श्रमिकों की संख्या, औद्योगिक इकाइयों की संख्या और उत्पादन का जो कुल मूल्य है उसी को बोलते हैं अपन औद्योगिक प्रदेश के लिए जो पैमाना है वो। ठीक है, अच्छा, अब जो ये मेजर इंडस्ट्रियल रीजन है वो 8 कौन कौन से हैं ये आपको याद होने चाहिए, है ना। अच्छा, सबसे पहले तो अपनी जो आर्थिक राजधानी है मुंबई, तो उधर है मुंबई पुणे, है ना। फिर अंग्रेज जो है सबसे ज्यादा अगर परेशान अपने को किया या फिर सबसे ज्यादा शासन वगैरह किया वो कोलकाता साइड में किया, बंगाल साइड में, है ना। तो हुगली, क्योंकि उधर कोलकाता राजधानी थी ना पहले। फिर छोटा नागपुर, है ना। तो ये हो गया, हुगली छोटा नागपुर हो गया। आपका बेंगलुरु तमिलनाडु हो गया, है ना। एक गुजरात हो गया, विशाखापट्टनम गुंटूर हो गया, और गुरुग्राम दिल्ली मेरठ ये तीनों साथ में आते हैं, कोल्लम तिरुवनंतपुरम।
है ना, केरल की साइड। तो ये है 8, ये आपको याद होने चाहिए। अब देखो एक बार में तो आपको ऐसे याद हो नहीं जाएंगे, अभी अपन ये पूरा पढ़ेंगे तो उसके अंदर 2-3 बार मैं इसका जिक्र करूंगा, है ना। और फिर आप 2-4 बार पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा कौन सा कहाँ है। अभी हम मैप्स वगैरह देखेंगे, मैप से जो चीजें हैं आसान बनती हैं, है ना। अच्छा, पहचान के प्रमुख मानदंड क्या है ना, कि आप कैसे पहचानोगे कि भाई ये है। तो किसी भी क्षेत्र की औद्योगिक प्रदेश घोषित करने के लिए मुख्य रूप से औद्योगिक श्रमिकों की संख्या, औद्योगिक इकाइयों की संख्या, उत्पादन के कुल मूल्य जैसे महत्वपूर्ण मापदंडों का विश्लेषण किया जाता है। ये लाइन मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले चलते हैं हम मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश की ओर, ठीक है। ये है हमारी आर्थिक राजधानी, है ना। जो मुंबई पुणे औद्योगिक क्षेत्र है, ये पश्चिम भारत का जो सबसे ऐतिहासिक और दमदार औद्योगिक प्रदेश इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। ये है हमारा प्यारा मुंबई, महाराष्ट्र का एक हिस्सा, ठीक है। मुंबई, ठाणे, ये कल्याण, डोंबिवली, नवी मुंबई, है ना, ये इधर पुणे। यहाँ पर वो लिंक रोड का अभी आपने देखा होगा क्या झरना बना था, है ना, देखा होगा वो एक टनल थी, टनल के बाहर जो है ऐसे ऊपर पहाड़ जो है फिसल के आ गया बारिश में, है ना, 7,000 करोड़ में बना था। तो ये वही वही ये है वो भाई पुणे, इधर था वो, इधर। ये जो मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे ना, इसमें ये पुणे पहुंचने से पहले वो बना हुआ है, बहुत देखने में बहुत प्यारा था, देख के आया था। ठीक है, चलो कोई नहीं, आगे चलते हैं। तो ये क्या है, एक बहुत तगड़ा औद्योगिक गलियारा है ना, मुंबई से पुणे तक का, है ना। ये मुंबई पुणे ठाणे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हो गया ये पूरा, है ना। अच्छा, इसका जो भौगोलिक विस्तार है तो वो कहाँ कहाँ है, मुंबई से स्टार्ट हो रहा है ना। फिर आपके पुणे हो गया, फिर आपका इसके अंदर ठाणे भी आ जाएगा, फिर ट्राम्बे है ना। उसके अलावा नासिक है, सोलापुर है ना। ट्राम्बे, नासिक, सोलापुर, रायगढ़, अहमदनगर, सतारा। सतारा आपने सुना होगा, किसकी राजधानी थी सतारा, अगर हिस्ट्री आपने पढ़ी है, याद करो, कमेंट करो। सांगली, जलगांव, कल्याण, कोलाबा, पीपरी, यहां तक क्या है ये फैला हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसके विकास के पीछे दो महत्वपूर्ण मील के पत्थर हैं, है ना। एक तो 1854 में कवालजी डाबर द्वारा भारत की पहली भारत की पहली सूती वस्त्र मिल की स्थापना की गई, ठीक है। यहीं से इस औद्योगिक क्षेत्र का जो है जन्म हुआ, ऐसा हम बोल सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में 1869 ईस्वी के अंदर स्वेज नहर बन गई, है ना। स्वेज नहर किस सागर को किस सागर से जोड़ती है, इधर की साइड है ना। तो आप बताओ कौन से सागर हैं उनको जोड़ने का काम कर रही है ना। और इसके इधर की साइड कौन सी कंट्री है, इधर की साइड कौन सी कंट्री है, इस पे कंट्रोल किसका है ना। स्वेज नहर के बारे में आपको कितनी जानकारी है, देखिए आप यहाँ पे बताओ, ठीक है। फिर वो ट्रांसपोर्ट वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा, है ना। अच्छा चलो, स्वेज नहर जो है 1869 के अंदर बन के तैयार होगा और वो चालू हो गया। तो यहाँ जो मुंबई का जो बंदरगाह है वहां से अपने जो है सामान आने जाने लग गया, है ना। तो उससे जो है इस मुंबई बंदरगाह का बहुत ज्यादा विकास हुआ, क्योंकि मुंबई और यूरोप की जो दूरी थी वो इससे बहुत ज्यादा कम हो गई, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ऊर्जा के प्रमुख स्रोत कौन से हैं, देखो यहाँ से वेस्टर्न घाट है, हमने पढ़ा था, है ना। तो पश्चिम घाट के जल विद्युत उत्पादन, मुंबई आई से प्राप्त यहाँ का ऑयल मिलता है ना। अच्छा, ऑयल तो अभी हमने पढ़ा ही नहीं है। और यहाँ पर नाभिकीय संयंत्र भी है ना। तो उन सब से क्या है, एनर्जी इस औद्योगिक प्रदेश को मिल जाती है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर जो है तीन सबसे बड़े उद्योग हैं, है ना। सूती वस्त्र हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, और आपके जहाज निर्माण हो गया, ठीक है। तो जैसे पुणे के अंदर टाटा का वो है ना, टाटा मोटर्स का विनिर्माण वाला हो गया। सूती वस्त्र में पारंपरिक और ऐतिहासिक मुख्य आधार हो गया। मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड द्वारा जो है जहाज निर्माण किया जाता है। ये बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है मझगांव डॉकयार्ड, तो है ना। हमेशा जो अपने जितने भी शिप वगैरह और वो बनते हैं, है ना, तो वो चलता रहता है न्यूज में। अच्छा जी, तो आगे बढ़ते हैं अगले पेज पे। हुगली औद्योगिक प्रदेश ये कहाँ पे है, आपने देखा था जो अपनी गंगा नदी जाती है वहां से फर्रक्का से एक हुगली नदी निकलती है ना। और वो कोलकाता से जाके और अपने अरब सागर में या बंगाल की खाड़ी, सॉरी अरब सागर तो दूसरी साइड है ना, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अरब सागर उधर मुंबई से आ गया, है ना, क्षमा चाहते हैं। अच्छा जी, तो ये हमने पढ़ा था, है ना। तो ये जो हुगली है
इसके अंदर क्या क्या है? तो ये जो पूरा बेल्ट है, ये है पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के किनारे। ये देखो, बांस बेरिया से लेके आपका बिरला नगर तक फैला हुआ है। कहां से कहां तक? बांस बेरिया से बिरला नगर तक फैला हुआ है। अब इसके अंदर क्या है, ब्रिटिश काल के अंदर भारी पूंजी निवेश हुई, है ना। बहुत अच्छे से यहाँ पे पैसा लगाया गया ब्रिटिश काल में, जिसके कारण यहाँ पर मजबूत एक वो इंडस्ट्रियल रीजन बन के तैयार हुआ, है ना। अच्छा, इसके रीजन क्या है, इसके विकास के, इसके भौगोलिक विस्तार और विकास के कारक क्या है ना। तो कारक ये देखो, हुगली नदी है, हुगली नदी से आप आराम से पानी के थ्रू आप जा सकते हो, है ना। जल परिवहन जो है वो सस्ता होता है और अच्छा होता है। तो वो चीज हो गई, एक तो परिवहन सस्ता हो गया। और जहां पे जल है, इंडस्ट्री यदि आप लगाओगे तो पानी की जरूरत पड़ेगी ना। पानी आपको हुगली नदी से मिल रहा है ना। अच्छा, यहाँ पर बहुत आसानी से चीप लेबर मिल जाती है, सस्ता श्रम यहाँ पर उपलब्ध है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इधर देखो, ये आपके ये दामोदर नदी आ रही है ना। इधर आपका छोटा नागपुर पठार आ गया। तो यहाँ पर छोटा नागपुर पठार में क्या है, लोएस क्या है, कोयला है खूब सारा, है ना। और काफी सारे और भी अपने पास जो खनिज है वो इधर अवेलेबल है ना। तो आपके ईंधन वगैरह भी मिल जाएगा, है ना। सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल है ना। साथ ही जो यहाँ पर क्या है, नील परिसंस्करण, है ना। और ऊपर अपना जो है इधर आपका, इधर जो दार्जिलिंग सिलीगुड़ी है, वहां पे चाय की खेती होती है ना। वो सब चीजें इधर जो है, जूट का उत्पादन होता है ना। जूट का इधर ही होता है ना। कपास का उत्पादन होता है, जैसे कॉटन इंडस्ट्री वगैरह भी है यहाँ पे, है ना। तो इसके अगर हिस्ट्री की बात करें तो 1832 में सेरामपुर में कागज मिल और हावड़ा में रेशम उद्योग की स्थापना की गई। तो सेरामपुर के अंदर पहली कागज मिल जो है वो लगाई गई थी, और हावड़ा के अंदर रेशम उद्योग की स्थापना की गई, है ना। जिससे जो आज का जो आधुनिक युग है उसकी शुरुआत होती है, ठीक है। फिर 1855 के अंदर एक रीसरा जगह है, वहां पर क्या किया, देश की पहली जूट मिल स्थापित की गई, है ना। जिसने इस क्षेत्र की किस्मत ही बदल दी, ठीक है। अच्छा, प्रमुख औद्योगिक केंद्रों की यदि बात करें तो कौन कौन से हैं? देखो, जूट उद्योग हो गया। कौन सा उद्योग? जूट उद्योग। हावड़ा और भटवारा के जो सबसे बड़े पारंपरिक गढ़ हैं वो है जूट उद्योग के अंदर, है ना। फिर इंजीनियरिंग और भारी उद्योग, है ना, इंजीनियरिंग और हेवी इंडस्ट्री। तो चितरंजन है यहाँ पर, डीजल इंजन कारखाना है, ये बहुत फेमस है ना। और जो कौन नगर है, वहां पर हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड की फैक्ट्री है, कारखाना है, ठीक है। शिपिंग और रिफाइनरी की बात करें तो गार्डनरीज वर्कशॉप है जो कि जलियान निर्माण करती है, और हल्दिया के अंदर रिफाइनरी भी है जो कि नई चीज है यहाँ के लिए, है ना। आधुनिक तेल रिफाइनरी हो गई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है अपना छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश, ठीक है। इसको भारत का रूर भी कहते हैं। अच्छा, रूर नदी किसे कहते हैं, भारत की रूर नदी किसे कहते हैं, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था, बहुत अच्छे से याद करवाया था। आप कमेंट्स में बताओ, जिसने नहीं लिया वो क्लास, तो नदिया वाली क्लास आप जाके ले सकते हो, ठीक है। मैं कार्ड दे दूंगा। अच्छा, तो भौगोलिक विस्तार और पहचान। अच्छा, छोटा नागपुर कहाँ कहाँ फैला हुआ है? झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के अंदर ये फैला हुआ है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक बार आप ये मैप देखिए, इसके अंदर कुछ जगह हैं जो कि अपने खनिज वाले चैप्टर में बहुत ज्यादा काम आने वाली है, तो आप उसको याद करो। बोकारो स्टील सिटी, बोकारो स्टील सिटी, राउरकेला, सुंदरगढ़, सिंहभूम, क्योंझर, है ना। ये जो जगह है वो आपको पता होनी चाहिए। दुर्गापुर, बर्नपुर, है ना। ये वाली जो जगह है वो आपको पता होनी चाहिए, है ना। आपका सुंदरगढ़ हो गया, सिंहभूम हो गया, क्योंझर हो गया। तो ये देखो, क्योंझर उड़ीसा के अंदर है, सिंहभूम आपके जमशेदपुर इधर ये जो झारखंड है ना, उस साइड में हो गया, है ना। वैसे जो सिंहभूम रीजन है ये दोनों के अंदर फैला हुआ है, उड़ीसा झारखंड में, है ना, वो हम देखेंगे। तो ये सारी चीजें हैं। तो इसके बाद हम चलते हैं, ये छोटा नागपुर को थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। तो जर्मनी के अंदर जो रूर क्षेत्र है वो रूर नदी के कारण है, क्योंकि वहां पर क्या है, कोयले और भारी धातु उद्योग है, वो दुनिया भर में फेमस है। इसलिए हम इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, भारत का रूर कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर भारी धातु उद्योग बहुत ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पे खनिज निकल रहे हैं ना बहुत ज्यादा, तो भारी धातु मेटल वगैरह बहुत ज्यादा बन रहा है ना, स्टील हो गया, वो सारी चीजें, है ना। अच्छा,
तो ये वाली बात हो गई। फिर खनिज और ऊर्जा संसाधन, इस क्षेत्र के विकास का मुख्य आधार यहाँ की प्रचुर खनिज संपदा है ना। तो यहाँ पर बेहिसाब खनिज है, बहुत ज्यादा खनिज है। अच्छा, झारखंड जो है उसमें सबसे ज्यादा आपका खनिज निकाले जा रहे हैं, है ना। सबसे ज्यादा टाइप के राजस्थान में पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा निकाले कहाँ जाते हैं, झारखंड में निकाले जाते हैं, है ना, ये आपको पता ही होगा। अच्छा जी, तो यहाँ पर जो दामोदर घाटी है, वहां से उच्च कोटि का कोयला और झारखंड और उत्तरी ओडिशा से समृद्ध धात्विक और अधात्विक खनिज प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो कच्चा माल बहुत ज्यादा है ना, ऊर्जा की कोई कमी है नहीं, है ना। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, बहुत ज्यादा जो है इंडस्ट्रीज आप लगा सकते हो। आपके अधात्विक खनिज जैसे कि लोएस्ट हो गया, लोएस्ट तो धात्विक हो गया ना, मैग्नीज बॉक्साइट वगैरह हो गया, है ना, वो सारे यहाँ पर मिलते हैं, है ना। धात्विक तो जैसे लोएस्ट हो गया, और अधात्विक के अंदर आपका मैग्नीज बॉक्साइट वगैरह, ये सारी चीजें हो गई। अच्छा, प्रमुख उद्योग और औद्योगिक केंद्रों की यदि बात करें तो लोहा और इस्पात संयंत्र, ये जमशेदपुर और बोकारो है, ये बोकारो और ये जमशेदपुर, ये क्या है, आपके स्टील प्लांट्स है ना। बर्नपुर, कुल्टी और दुर्गापुर जो पश्चिम बंगाल है, और राउरकेला ओडिशा जो है, ये सारे क्या है आपके लोहा और इस्पात संयंत्र है। ठीक है, जो ये स्टार रेड रेड स्टार बने हुए हैं, ये पांचों क्या है आपके लोहा और इस्पात संयंत्र यहाँ पर है। अच्छा, अन्य सहायक उद्योग क्या है, जैसे आपका सिंदरी के अंदर उर्वरक यूरिया कारखाना है, और डालमिया नगर के अंदर सीमेंट उद्योग स्थापित किया गया है। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा प्रशासनिक और व्यापारिक केंद्र रांची, धनबाद और हजारीबाग, रांची, धनबाद और हजारीबाग हो गया। ठीक है, ये तीनों ही अपने झारखंड के अंदर पड़ती है सारी चीजें। इसके बाद हम चलते हैं नीचे बेंगलुरु तमिलनाडु औद्योगिक प्रदेश की ओर। ठीक है, बेंगलुरु का है, कर्नाटका में है ना। अच्छा, और तमिलनाडु ये है ही अपना, है ना, ये वाला ये रीजन आ गया, है ना। अच्छा जी, तो इस प्रदेश का विकास मुख्य रूप से स्वतंत्रता के बाद हुआ, है ना। तो ये जो है अपने 1960 के बाद में इधर अपना बेंगलुरु, सेलम, मदुरई, यहाँ तक ये सीमित था 1960 तक। लेकिन अब क्या है, ये तमिलनाडु के अंदर विल्लुपुरम को छोड़कर लगभग सभी जिलों में फैल गया है। ठीक है, सिर्फ विल्लुपुरम एक जिला है, उसे छोड़कर बाकी पूरे तमिलनाडु में भी ये जो इंडस्ट्रियल रीजन है वो फैल चुका है ना। अच्छा जी, फिर इसके विकास के मुख्य कारण क्या है, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले तो 1932 के अंदर पाईकारा जल विद्युत संयंत्र लगा, है ना। 1932 में क्या लगा, पाईकारा जल विद्युत संयंत्र लग गया, है ना, जिसने इस क्षेत्र को प्रचुर मात्रा में विद्युत शक्ति प्रदान की, मतलब एनर्जी मिल गई आपको बहुत अच्छे से, है ना, और वो सस्ती मिल गई, है ना। अच्छा जी, फिर यहाँ पर जो प्रमुख औद्योगिक गतिविधियां जो हैं, है ना, और यहाँ के जो स्पेशल सेंटर्स हैं, है ना, विशिष्ट केंद्र, तो यहाँ पर क्या है, जो पारंपरिक सूती वस्त्र और जो हथकरघा का काम है ना, हैंडीक्राफ्ट वाला, है ना, वो हो गया। और आपके जो हाईटेक जो विनिर्माण होता है, मैन्युफैक्चरिंग, वो भी यहाँ पर हो रहा है। जैसे भारी अभियांत्रिक उद्योग हो गया, एयरक्राफ्ट हो गया, HAL कर रहा है ना। फिर आपका टेलीफोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना, और सूचना प्रौद्योगिकी, मशीन, तो IT वाले जितने भी काम वो बेंगलुरु के अंदर हो रहे हैं, है ना। चेन्नई के अंदर रिफाइनरी और ऑटोमोबाइल उद्योग है। सेलम के अंदर लो इस्पात और उर्वरक उद्योग है ना, ये रहा आपका सेलम, है ना। और चेन्नई है ही इधर, ये रहा, है ना, बेंगलुरु यहाँ पे है ही, ट्रैफिक के लिए बहुत ज्यादा मशहूर है ना। अच्छा, फिर हम चलते हैं पश्चिम में गुजरात औद्योगिक प्रदेश की तरफ। ठीक है, ये खंबात की खाड़ी और अहमदाबाद वडोदरा औद्योगिक बेल्ट है, जहां से आपके NH 48 जा रहा है ना। हम परिवहन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास, परिवहन की होने वाली ट्रांसपोर्ट की, है ना। तो NH 48 इधर से जा रही है, अहमदाबाद, वडोदरा, है ना, ये भरूच, सूरत से होते हुए मुंबई को जा रही है। ठीक है, अच्छा, तो इधर क्या है, यहाँ पर जो गुजरात औद्योगिक प्रदेश है, ये अ, इसके यदि आपसे जगह पूछ ली जाती है तो आपको ध्यान रखना है कौन कौन सी है। जैसे अहमदाबाद हो गया, है ना, आपका वडोदरा हो गया, उसके अलावा इधर वलसाड है ना, फिर आपका ये जामनगर है ना। तो ये सारा जो एरिया है, मतलब इधर से ये देखो, ये वाला जो रीजन है, ये सारा किस में आ रहा है, इसके ये सूरत वगैरह ये सब इसी रीजन में आ रहा है।
है ना। तो अगर इसकी शुरुआत की बात करें, है ना, इसके इतिहास की बात करें, तो 1860 के अंदर जो सूती वस्त्र उद्योग है उसके साथ इसकी शुरुआत हुई। ठीक है, इसका विकास कहाँ से हुआ? अच्छा, अहमदाबाद, वडोदरा, वलसाड़, सूरत, जामनगर तक फैला हुआ है ना। अच्छा, फिर यहाँ पर जो है रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल्स, तो जो आज के जो आधुनिक जो एनर्जी है ना, आधुनिक मतलब वो उस जमाने के हिसाब से आधुनिक हो गया, है ना। आज के हिसाब से तो ये वो अपने परंपरागत में आता है ना। अच्छा, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या है, रिफाइनरी है और पेट्रोकेमिकल उद्योग है ना। तो ये काफी फेमस है ना। जमतारा है भी ना उधर, पता है जमतारा के बारे में? जहाँ बहुत जीव जंतु है, प्राइवेट, आप उसको वो बोल सकते हो, चिड़ियाघर। अच्छा ठीक है। हाँ, तो जामनगर में विश्व की सबसे बड़ी निजी रिफाइनरी है ना। और कोयली जो जगह है वहां पर भी रिफाइनरी है। पेट्रोकेमिकल उद्योग मुख्य रूप से अंकलेश्वर, बड़ोदरा, जामनगर में केंद्रित है। पोरबंदर में सीमेंट उद्योग स्थापित है। ठीक है। फिर इसके अलावा यहाँ पर क्या है, डेयरी और फार्मास्यूटिकल्स। फार्मास्यूटिकल्स मतलब जहाँ पे आपके दवाइयाँ वगैरह जो बनती है ना। और डेयरी उद्योग के अंदर क्या है, दूध वगैरह वो सारी चीजें। आपको याद हो तो किसी ने ये कह दिया था कि गुजरात की बहनों ने सबसे ज्यादा दूध दिया है। तो ठीक है, उसका आप जो भी मतलब निकालो। हाँ, दूध तो गाय भैंस बकरी ये सभी देती है। तो वो जो औरतें थे वो निकाल के बेच रही थी, है ना। तो वो दुग्ध उत्पादन का आप क्रेडिट किसे देते हो? आप उन्हीं को देखो ना जो काम कर रहा होगा। अब भाई ये रिफाइनरी जो है ये यहाँ पर जामनगर में किसकी है? रिलायंस की है ना। तो क्या ये मुकेश अंबानी मूत के यहाँ पे पेट्रोल डीजल बना रहा है? ऐसा तो नहीं है ना। तो आप ये थोड़ी कह दोगे कि भाई वो कर रहा है पेट्रोल डीजल का उत्पादन, है ना। तो ये तो क्रूड ऑयल से ही बन रहा है ना, उसी को तो फिल्टर कर रहा है ना। तो कोई क्या कह रहा है उसका आप क्या मतलब निकालते हो, वो आपके विवेक पर है। विवेक मतलब कमेंट करो, विवेक का मतलब क्या है ना। तो आपकी जो बुद्धि है उससे आप जितना सोच सकते हो वहीं तक सोच पाओगे और वही अर्थ आप निकाल पाओगे। ठीक है। तो डेयरी है, उसमें प्रमुख केंद्र है भरूच, खेड़ा, आनंद, जहां पर अमूल डेयरी है। राजकोट और सुरेंद्र नगर, है ना, जो डेयरी और फार्मास्यूटिकल्स के लिए भी जाने जाते हैं। इसके विकास में कांडला पोर्ट की महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं अपन इधर आंध्र प्रदेश की तरफ, विशाखापट्टनम गुंटूर औद्योगिक प्रदेश। ठीक है। अच्छा, तो ये जो है वो कहाँ पर फैला हुआ है? फैला हुआ तो बाद में देख ही लेंगे हम, साथ के साथ ये जो है किस वजह से यहाँ पे है ना। तो चलो ठीक है, दोनों ही चीजें हम साथ में देख लेते हैं। तो ये आंध्र प्रदेश के अंदर विशाखापट्टनम और कुर्नूल जो है उधर ये फैला हुआ है ना। साथ में एक प्रकाशम जिला है ना। तो ये तीन जिले हो गए, विशाखापट्टनम, कुर्नूल और प्रकाशम जिला, इनके अंदर ये फैला हुआ है। और इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र का जो विकास है वो इसके जो भौगोलिक स्थिति है उसके कारण हुआ है ना। तो यहाँ पर विशाखापट्टनम और मछलीपट्टनम जैसे बहुत पुराने और बहुत तगड़े बंदरगाह है, उनकी वजह से हुआ है ना। और यहाँ पर मतलब आयात भी आप इजीली कर लोगे, निर्यात भी यहाँ से बहुत आसानी से कर लोगे, है ना। इसके अलावा यहाँ पर जो प्रचुर मात्रा में इधर ये जो गोदावरी बेसिन है ना, तो इधर बहुत अच्छी खेती वगैरह होती है ना। तो यहाँ पर खनिज भी है ना, इसलिए इसका ये विकास हुआ। ठीक है। अच्छा, ये जो है इसके अंदर और जो ऊर्जा और कच्चे माल की यदि बात करें, तो ईंधन जो है उसकी मांग कहाँ से पूरी हो जाती है? आपके गोदावरी और कृष्णा बेसिन से। बेसिन से प्राप्त कोयला संसाधन औद्योगिक ईंधन की मांग पूरी करता है। साथ ही आंतरिक भागों में प्रचुर कृषि व खनिजों के भंडार मौजूद है। ठीक है। तो रॉ मटेरियल भी मिल गया और आपको एनर्जी भी मिल गई कृष्णा गोदावरी बेसिन से। ठीक है। फिर लो अयस्क और स्टील की यदि बात करें, खनिज और स्टील उद्योग हैं, उनके बारे में यदि आप बात करोगे, तो इधर जो अपना छत्तीसगढ़ है उसकी जो खाने हैं बेलाडीला खाने, है ना। बेलाडीला बहुत बार पूछा गया सवाल है ना। तो यहाँ से प्राप्त लो अयस्क पर आधारित स्टील उद्योग यहाँ पर स्थापित है। गुंटूर में सींचा जस्ता प्रगालक कार्यरत है। ठीक है। स्मेल्टर जो होते हैं ना उसको बोलते हैं प्रगालक। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो है बहुत पहले से ये 1941 से विशाखापट्टनम में ऐतिहासिक जलयान निर्माण
उद्योग की शुरुआत हुई, जिसने इसे विशेष सामरिक महत्व दिया है। ठीक है। मुख्य औद्योगिक केंद्र है विजयवाड़ा, विजयनगर, राजमुंद्री, एलुरु, है ना। ये मैन्युफैक्चरिंग के बहुत तगड़े सेंटर हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। हमारे जो देश का दिल है, दिल्ली, गुरुग्राम, दिल्ली और मेरठ औद्योगिक प्रदेश, ये एनसीआर का जो बुनियादी ढांचा और बाजार उन्मुख तीव्र विकास के लिए सबसे ज्यादा यदि जरूरी जगह है तो वो है गुरुग्राम, दिल्ली, मेरठ औद्योगिक प्रदेश। ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर क्या है, बहुत तगड़े तरीके से, बहुत ज्यादा तेजी से यहाँ पर विकास हुआ है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है कि भाई आपके पास ऐसे बहुत खाने वाने हो, है ना। ऐसा तो नहीं है बहुत ज्यादा ऐसे आपके मिनरल्स वगैरह निकल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है ना। अच्छा, फिर यहाँ पे क्या है, चलो देखते हैं। इस क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों से अत्यंत तीव्र प्रगति देखी गई है। यहाँ स्थापित अधिकांश उद्योग लघु मध्यम श्रेणी के और मुख्य रूप से स्थानीय बाजार अभिमुखी है। ठीक है। अच्छा, प्रमुख औद्योगिक क्लस्टर और आर्थिक गतिविधियां। अब इस प्रदेश का जो सबसे बड़ा सीक्रेट है वो यही है कि यहाँ पर खान वगैरह तो है नहीं, है ना। और ये बनाते हैं, जो बाजार है उसके हिसाब से अपना काम चला रहे हैं। ठीक है। जैसे मार्केट की डिमांड है उस टाइप से ये चीजें चल रही है। अब इसके जो क्लस्टर्स हैं वो है, सबसे पहला तो गुरुग्राम दिल्ली बेल्ट जो है वो है। यहाँ पर क्या है, सॉफ्टवेयर और जो आईटी है ना। सॉफ्टवेयर और जो आईटी है उसके अंदर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है ना। उसके लिए वैश्विक हब बना हुआ है आपका जो गुरुग्राम है वो। जैसे अपना आईटी के अंदर बेंगलुरु अभी हमने देखा था, है ना। अच्छा, उसके अलावा मारुति सुजुकी के वो है यहाँ पर, ऑटोमोबाइल हो गया उसका, मारुति सुजुकी का मतलब, है ना। उसके अलावा आपके वस्त्र निर्माण के लिए ये वैश्विक केंद्र बना हुआ है। फिर मथुरा, आगरा, मथुरा से आधुनिक तेल रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल उद्योग से, और आगरा में चमड़े और शीशे के उत्पाद के लिए ये मथुरा आगरा वाला फेमस है। फिर मेरठ, गाजियाबाद और आपका जो मोदी नगर है, वहां से कृषि उपकरण, हस्तशिल्प और कपड़ा उद्योग के लिए वो जाना जाता है। ठीक है। अच्छा, इसके विकास के जो मुख्य स्तंभ है वो क्या है, तो ये जो पूरा क्षेत्र है वो लगातार विकसित होता जा रहा है, मतलब विकास हो रहा है, बढ़ रहा है, फैल रहा है, विस्तार हो रहा है ना। और उसका रीजन क्या है, जो बुनियादी ढांचा है ना, उत्कृष्ट बुनियादी ढांचा, चौड़े एक्सप्रेसवे, इधर से एक्सप्रेसवे हो गया, इधर से हो गया, ये हाईवे हो गया, नेशनल हाईवे, है ना। फिर ये आपके रिंग रोड हो गया, ये हो गया। तो आपके जितना अच्छा रोड होगा उतना अच्छा वहां पर औद्योगिक प्रदेश बनेगा। ठीक है। फिर बहुत बड़ा जो है उपभोक्ता बाजार भी यहाँ पर है, इसलिए ये लगातार क्या है, इसका विस्तार हो रहा है। ठीक है। प्रमुख केंद्रों में अंबाला भी शामिल है। ठीक है। ये अंबाला तो इधर आएगा, है ना। ये अपना अलवर, है ना, ये भी इसी का पार्ट है। फिर चलते हैं हम कोल्लम तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश, जो कि केरल के अंदर है। ठीक है। ये रहा कोल्लम। अच्छा जी, तो कोल्लम के अंदर क्या है, तो यहाँ पर क्या है भैया, इस बेल्ट के अंदर केरल के कोल्लम हो गया आपका, उसके अलावा अल्लाह पूजा, है ना, ये अंदर आपका एर्नाकुलम है ना, पुनरुलूर है ना। ऐसे बहुत खतरनाक खतरनाक नाम है, आप ये देखो। कोल्लम हो गया, तिरुवनंतपुरम हो गया, अलवाई हो गया, अल्लाह पूजा हो गया, एर्नाकुलम हो गया, पुनलूर हो गया, है ना। ये नाम मेरे को अभी याद नहीं है, लेकिन 2 महीने बाद में याद हो जाएंगे। हाँ, इसके औद्योगिक विकास का मुख्य आधार क्या है, कृषि है और जल विद्युत है। ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ के जो मुख्य रूप से कृषि प्रसंस्करण और छोटे और बाजार अभिमुखी उद्योग स्थापित है। कोच्चि में रिफाइनरी भी है, यहाँ है कोच्चि, ये आपका इधर की साइड, ये वेम्बनाड हो गई ना, ये पेरियार नदी, ये पेरियार नदी के पास में ये आ गया ना। अच्छा, बड़ा लिखा तो है कोच्चि, है ना। तो यहाँ पे है कोच्चि। ठीक है। उधर है रिफाइनरी, है ना। और प्रमुख उद्योगों में नारियल रेशा, काजू प्रसंस्करण, मछली प्रसंस्करण, रबर, काजू उद्योग शामिल है, जो स्थानीय संसाधनों पर निर्भर है। ठीक है। काजू के लिए आपको बात की थी हम, मॉनसून पढ़ रहे थे तब भी हमने बात की थी। उसके अलावा आपके नारियल यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है, तो नारियल का तेल, नारियल का रेशा, उसका बहुत अच्छा उद्योग है। मछलियाँ आपके पास कमी है ही नहीं, है ना। यहाँ पर ये वेम्बनाड लेगून लेक है ना, ये अस्तमुड़ी लेक है, तो उस चीज़ की कोई कमी नहीं है यहाँ पे, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर
आगे चलते हैं लघु औद्योगिक प्रदेश और औद्योगिक जिलों की तरफ। जो लघु औद्योगिक प्रदेश है उसके अंदर सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि उनका नाम आप पता रख लो, ठीक है। तो अपने उत्तर के अंदर है अंबाला अमृतसर बेल्ट हो गया, है ना। फिर उत्तर प्रदेश का आपका सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और बिजनौर हो गया, है ना। फिर गंगा के मैदान के अंदर इलाहाबाद, वाराणसी, मिर्जापुर हो गया, है ना। अपने राजस्थान के अंदर जयपुर अजमेर बेल्ट हो गया, है ना। फिर आपके मध्य प्रदेश के अंदर हो गया इंदौर, देवास, उज्जैन, ठीक है। और दुर्ग बस्तर कहाँ है? छत्तीसगढ़ में दुर्ग, रायपुर हो गया, है ना। अच्छा, बिलासपुर कहाँ पे पड़ता है? आपके छत्तीसगढ़ में ही पड़ता है ना। बिलासपुर कोरबा हो गया छत्तीसगढ़ का। फिर आपका मुंगेर कहाँ पड़ता है? बिहार में भोजपुर मुंगेर हो गया, है ना। ब्रह्मपुत्र घाटी कहाँ है? आपके आपके जो नॉर्थ ईस्ट वाले जो स्टेट्स हैं, असम, आपके अरुणाचल प्रदेश, है ना, उधर से आती है ना। अच्छा, फिर अपने दक्षिण के अंदर आदिलाबाद, निजामाबाद हो गया, कोल्हापुर दक्षिण कन्नड़ हो गया, है ना। कोल्हापुर महाराष्ट्र में है, दक्षिण कन्नड़ जो है आपका कर्नाटका हो गया। उत्तरी मालाबार, मध्य मालाबार ये तमिलनाडु की साइड हो गया, ठीक है। मालाबार केरल में है, मालाबार के मैदान पड़े थे ना, ये उधर हो गया, ठीक है। अच्छा, अब जो भारतीय उद्योग है उनके सामने चुनौतियां क्या हैं, वो सारी चीजें हम देख लेते हैं। उसके लिए सरकार नीतियां क्या बनाती है ना, उससे और जो हमने पढ़ा है उसका क्या निष्कर्ष निकलता है। तो जो कच्चा माल है, सबसे पहला क्या है? कच्चा माल। तो भारतीय औद्योगिक क्षेत्र को आवश्यक कच्चे माल की समय पर आपूर्ति न होना और उसकी कीमतों में लगातार होने वाली जो मूल्य अस्थिरता का मतलब क्या है कि उसकी कीमतें हमेशा एक जैसी नहीं होती, लगातार उसके अंदर जो चेंजेस आते रहते हैं उसका सामना करना पड़ता है। जिससे क्या होगा, जो आपका प्रोडक्शन है उसके ऊपर सीधा असर पड़ना ही पड़ना है ना। फिर दूसरी बात आती है बुनियादी ढांचे की कमी। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो मजबूत नहीं है ना, उसकी कमी है ना। परिवहन अच्छा नहीं है, लाइट जो है कभी भी कट जाती है ना। कुशल लॉजिस्टिक प्रणालियाँ, लॉजिस्टिक क्या होता है? यहाँ से यहाँ तक जो पहुंचाने का जो काम कर रहा है वो लॉजिस्टिक है, ठीक है। वो ट्रक है, बस है, चाहे ट्रेन है, जो भी है ना। कोई कंपनी ये काम कर रही है ना। आप ट्रकों पे देखते होंगे लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड फलाना ढिमकाना, है ना। तो उसके अभाव में लागत में वृद्धि हो जाती है और जो मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र है वो बाधित होता है। मैन्युफैक्चरिंग फिर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। फिर आपकी ग्लोबल कंपटीशन, है ना। आज जो है पूरा विश्व एक बाजार है ना। तो वैश्विक प्रतिस्पर्धा का आपको सामना करना पड़ता है। जो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जब उन्नत तकनीक से यदि कोई चीज बन जाएगी और वो सस्ती पड़ेगी तो आप उसको आयात करके बेचना चाहोगे, है ना। तो अपने वाले क्या है, अपना अगर महंगा पड़ रहा है कोई चीज, है ना। अब जैसे बांग्लादेश से 50 रुपए में लाके लोग टी शर्ट बेच रहे हैं ठेले वाले, है ना। वो देखना अगर आपको मौका मिले तो मेड इन बांग्लादेश होती है वो। 50 रुपए में वो टी शर्ट बेच रहा है ना। और वो उसमें कमा रहा है। अपने वाले यदि टी शर्ट बनाने निकलेंगे तो ये इनकी लागत आ जाएगी 100 रुपए। अब बताओ कहाँ से compete करोगे, है ना। और बांग्लादेश जो कि इतना पिछड़ा हुआ देश था, ये पाकिस्तान से तोड़ के बनाया हुआ एक देश है जिसको भारत ने बनाया था। आज जो है वो इतना ज्यादा अपने कपड़े के उद्योग में, जूट के उद्योग में आगे निकलता जा रहा है। तो बंगाल तो अपने पास भी है ना, पश्चिम बंगाल तो अपना भी है। जो जो भौगोलिक परिस्थितियां बंगाल की है वैसे अपने पश्चिम बंगाल की भी है ना। जो वहां पे उत्पादित हो रहा है वो अपने पास भी हो रहा है। लेकिन अपने वाला क्या पड़ रहा है? अपनी मैन्युफैक्चरिंग जो है महंगी पड़ रही है, ठीक है। तो आप जो है ग्लोबल कंपटीशन में नहीं स्टैंड कर सकते, आप उधर नहीं जाना चाहोगे। फिर आपके जो है बच्चे को आप क्या करवाना चाहोगे? सरकारी नौकरी की तैयारी, उसमें हो जाएंगे वो बुढ़े, उसके बाद मेरी तरफ पढ़ाने आ जाएंगे इधर, है ना। तो मतलब वाली बात है नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो सरकारी नीतियां और रणनीतिक पहल, ठीक है। बात तो हम ऐसे करेंगे कि भाई सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत ज्यादा अच्छा मेक इन इंडिया का काम किया है, जो कि हम कुछ नहीं बना रहे। मेक इन इंडिया के नाम पे हम क्या कर रहे हैं, बाहर से रॉ जो एक तो होता है कच्चा माल, है ना। कच्चा माल आप खरीद के फिर यदि आप बनाते हो उसको आप बोल सकते हो मेक इन इंडिया। लेकिन आप क्या कर रहे हो, वहां से पार्ट्स खरीद रहे हो। पार्ट्स, पार्ट क्या होते हैं? जो आपने रॉ मटेरियल से तैयार कर लिया, रॉ मटेरियल से जो पार्ट आपने तैयार कर लिए उनको यहाँ पे लाके असेंबल करना। तो ये तो
कुछ ऐसा नहीं हो गया कि भाई आप सीमेंट बजरी ईंट कहीं और से लाके आप मकान बना रहे हो, तो आप उसको मेक इन, आपका जो भी नाम है वो, है ना, मेक इन अक्षम आप उसको बोल दो। तो उसमें है क्या चीज? वो तो कुछ भी नहीं है। आपने क्या किया है? आप तो लाके उसको बस असेंबल कर रहे हो, है ना। असेंबलिंग इन इंडिया चल रहा है अपने, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी, है ना। तो ये पॉलिसी लाएगी, है ना। इसमें किसको फायदा हुआ किसको नुकसान हुआ वो आप देख लेना, एक बार सर्च करना कि इससे कितना देश जो है तरक्की कर गया है। विभिन्न औद्योगिक गलियारे, है ना, ये बहुत अच्छी चीज है। ये आपने बनाए, है ना, ये गलियारे बनाए हैं, है ना, उत्तर दक्षिण, है ना। और ये आपका स्वर्णिम चतुर्भुज वगैरह, है ना, और नेशनल एक्सप्रेस वे वगैरह ये जो बन रही हैं। लेकिन इनकी भी हालत कैसी है? जैसे ये तो क्या है, ये सारी चीजें पहले की बनी हुई है ना, ये तो पहले की बनी हुई है। लेकिन आप जैसे एक्सप्रेस वे बना रहे हो, एक्सप्रेस वे आपकी बन के तैयार होती है, पहली बारिश आती है और आपका यहाँ से झरने स्टार्ट हो जाते हैं, गड्ढे 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 आप खूब देख रहे होंगे यदि आप सोशल मीडिया पर हो, यदि आप थोड़ा भी न्यूज को फॉलो करते हो। न्यूज वो वाली नहीं जो आपके आज तक, एनडीटीवी और जी न्यूज, छी न्यूज जो भी है, वो सब नहीं, वो न्यूज नहीं दिखाते। वो तो आपको फ्रीज के अंदर शिवलिंग दिखाएंगे। अब ये अंधविश्वास है, फ्रीज में शिवलिंग मिल गया, है ना, ये बहुत पहले वाली। ये ऐसे नहीं होता कि गाय के लड़का हो गया अब आपको व्रत तोड़ना पड़ेगा, ऐसे चला करते थे जब नए नए व्हाट्सएप आया था। व्हाट्सएप के अंदर वो मैसेज को वायरल करना होता था ताकि व्हाट्सएप का यूज यूजर जो है, यूजर बेस जो है वो बढ़ पाए, है ना। इसलिए ऐसी आलतू फालतू की चीजें स्टार्ट की थी सोशल मीडिया जब स्टार्ट हो रहा था उस टाइम पे, है ना। और जो फोन कंपनियां थी वो एसएमएस वाला जो था उससे उनकी कमाई होती थी, है ना, वो जरिया वही था उससे कमाने का। तो वो जो है ऐसे आलतू फालतू मैसेजेस जो है वो वायरल करवाती थी। आज अपने पास जो है सोशल मीडिया आ गया, सोशल मीडिया पर आप वीडियोज बना रहे हो और उनको वायरल करने के लिए, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, है ना, मैं पढ़ाते पढ़ाते कुछ ऐसी बातें बोलूं जिससे कि लोग ज्यादा देखने लग जाए। अब उसका मतलब कुछ ना हो, एजुकेशन से रिलेटेड कुछ ना हो, तो वो अगर मैं कर रहा हूँ तो वो सही चीज तो नहीं है ना। फ्रिज में शिवलिंग, यार बर्फ जमेगी, आप फ्रीज ढंगा लो, है ना, जिसमें बर्फ ना जमे, है ना। फ्रोस्ट फ्री जो फ्रीज आते हैं आजकल, वो वाला खरीदो। आपके शिवलिंग क्या, आपके तो गणेशानंद भी नहीं बनेगा, है ना। तो ये सब चीजें हैं, इनसे आपको बच के रहना है। आगे भविष्य की कुंजी, यदि कंक्लूजन की बात करें तो भैया देश बर्बाद है ना, देश बर्बाद है। आप पढ़ाई लिखाई करो, आप इस देश को सही जगह लेके जा सकते हो। अभी तो ये बहुत गलत हाथों में। यहाँ के जो पहले ऐसे होता था कि एक कांस्टेबल होता था, वो 50 रुपए लेके वो अपने को दिखता था ये करप्शन हो रहा है भाई। पटवारी जो है 50 रुपए ले रहा था साइन के, करप्शन हो रहा है भाई। आजकल बोले नहीं, ये ऑनलाइन कर दिया अभी, है ना, कोई सर्टिफिकेट वगैरह है, पटवारी की जरूरत नहीं, वो साइन करके देना पड़ेगा उसको, पैसे नहीं मांग सकता, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, है ना। तो ये जो बॉटम लेवल पे जो करप्शन होता था 150 रुपए का, वो हो गया है खत्म, है ना। और फिर आप जैसे जो भावी अधिकारी बनते हैं वो कर रहे हैं 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, वो वाले घपले। तो ये 150 वाले में तो हाँ भाई, सरकार ने बहुत अच्छा काम कर दिया, देखो बिल्कुल फर्जीवाड़ा नहीं है, बहुत वो नहीं है आपका, भ्रष्टाचार खत्म हो चुका है। ये जो 100 200 करोड़, 1000 करोड़, 500 करोड़, ना, किसी आईएएस के पास, आपके पास 700 करोड़ मिल जाता है, इतना सोना, इतने जेवरात, फलाना ढिमकाना, वो उसमें कुछ नहीं होता। कोई जो है जज होता है, वो अपने घर पे एक कमरे में नोटों को आग लगा देता है, इतने उसके पास नोट आते हैं। तो जो हाई लेवल पर जो करप्शन चल रहा है वो बहुत भयंकर चल रहा है, देश गलत हाथों में है। सरकार की मैं बात नहीं कर रहा, नेताओं की मैं बात नहीं कर रहा, मैं एग्जीक्यूटिव जो बॉडीज है उनकी बात कर रहा हूँ। तो ये सब बातें सुन के आपको लगना चाहिए कि जल्द ही इंडियन पॉलिटी आपके लिए मैं लेके आने वाला हूँ। वहां पर हम बात करेंगे गवर्नेंस की और अपने कॉन्स्टिट्यूशन की। जल्द अपनी इंडियन ज्योग्राफी खत्म होने वाली है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग।